वक्त था जब बिहार में चुनाव में हिंसा आम बात थी। वो दौर ऐसा था जब ये माना जाता था कि फला बाहुबली या फलाना क्रिमिनल तो अब ये नेता और वो नेता जरूर बन जाएगा, इस तरीके की बातें होती थी, क्योंकि वो वोट के लिए बूथ कैप्चरिंग का दौर था और इसके लिए मर्डर तक हो जाता था बिहार में। लेकिन वक्त बदला, बिहार में सत्ता बदली, अपराध और अपराधियों दोनों पर ही नकेल कसने लगे। बूथ कैप्चरिंग और चुनाव में हिंसा जैसी घटनाएं बंद हो गई। लेकिन सालों के बाद बिहार में एक बार फिर चुनावी हिंसा हुई है। चुनावी रंजिश में मर्डर भी हुआ है और इस पूरे चुनाव में अगर सिर्फ एक राज्य बंगाल को अगर आप छोड़ दें तो ये हिंसा की पहली खबर है। सवाल यही है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या फिर अचानक होने वाली घटना है ये। आज आपको सारण गोलीकांड की पूरी कहानी बताऊंगी, एक एक सच दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आखिर इस गोलीकांड के पीछे की इनसाइड स्टोरी है क्या। क्यों सुबह सुबह चाय की दुकान पर बीजेपी और आरजेडी के समर्थकों के बीच में अचानक हंगामा हुआ और हंगामा फायरिंग तक जा पहुंची। दरअसल कल बिहार में 5वीं फेज की वोटिंग हुई और इसमें 5 सीटों पर वोट डाले गए। उनमें से एक सीट सारण की भी थी, जहां से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। वोटिंग के दौरान सारण के कुछ बूथों पर बीजेपी और आरजेडी के समर्थकों के बीच झड़प हुई। मामला शांत भी हो गया, लेकिन आज सुबह अचानक से सारण के भिखारी चौक के पास एक चाय की दुकान पर आरजेडी और बीजेपी के समर्थक एक दूसरे से फिर भिड़ गए। देखते ही देखते सारण का भिखारी चौक जंग का मैदान बन गया। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। तस्वीरें आप देखिए, जिस बिहार में पिछले कुछ सालों से चुनावी हिंसा का दौर खत्म हो चुका था, वहां एक बार फिर से चुनाव उपरांत हिंसा हुई। एक व्यक्ति की मौत तक हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। घायलों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। कल वोटिंग हुई, सारण में भी वोटिंग हुई। रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में थी, बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से उनका सीधा मुकाबला था। उस दौरान तो केवल हिंसा हुई, लेकिन आज जो हुआ वो कल से बड़ा भयानक था। आज तो बाकायदा मारपीट हुई, फायरिंग हुई, एक शख्स की मौत हो गई, एक गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, इलाके में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। और हुआ क्या, ये सारा मामला चुनाव और ताकत से जुड़ा हुआ है। आरजेडी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। जगह थी भिखारी चौक, जहां पर फायरिंग हुई। पोलिंग को लेकर दोनों गुटों में बहस शुरू हुई और वो बहस जान लेने तक पहुंच गई। भिखारी चौक पर घटना है। चौक पर की जी, ये पढ़ने निकल रहा था घर से, चौक पे ही हल्ला गुला हुआ था, तो क्या पता था ये जा रहा था, तब तक गोली मार दिया किसी ने। कल्ले जिसे हंगामा हुआ था बूथ होत लेकर, तो वो कल्ले का ही हंगामा शायद कुछ लोग किया था। ये जा रहा था पढ़ाई करने, उसी रास्ते से, वही रास्ता है हम लोग आने जाने का, तो बीच में इसको गोली लग गया। हम लोग घर पे थे, अभी तो नहा खा ही रहे थे लोग घर पे। जिस सारण संसदीय सीट में हिंसा हुई है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का गढ़ रहा है। लालू प्रसाद यादव पहली बार यहीं से जीतकर संसद पहुंचे थे और यहीं से जीतने के बाद वो मनमोहन सरकार में मंत्री भी बने थे। लेकिन मोदी लहर में लालू का ये किला तो 2014 में ही ढह गया था। 2014 में लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी को हार का सामना करना पड़ा। 19 में लालू के समधी यहां से हार गए और इस बार तो लालू ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है। मतलब साफ है कि लालू परिवार अपनी प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करना चाहता है, सारण सीट जीतना चाहता है और इसलिए उन्होंने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य, जिनका राजनीति से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं था, उन्होंने इसी साल राजनीति में एंट्री की और एंट्री करने के साथ साथ सारण जैसी सीट पर चुनाव भी लड़ ली। लालू परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर थी, इसलिए आरजेडी समर्थक भी जोश में आ गए। मोदी लहर में बीजेपी समर्थक ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी यहां से फिर से जीत के हैट्रिक लगाए और इसे लेकर ही पूरा बवाल हो गया। कल बूथ नंबर 318 पर रोहिणी आचार्य का इसे लेकर विरोध हुआ था और इसके बाद आज फायरिंग हो गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरने वाला आरजेडी का समर्थक था। छपरा में हुई हिंसा के बाद काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। जिस भिखारी
ठाकुर चौक के पास घटना हुई, वहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। और ये ठीक जो सड़क के पीछे का हिस्सा आप देखिए, ये भिखारी ठाकुर चौक है। और इसी जगह पर कल एक मतदान केंद्र पर जब रोहिणी यहाँ पर आई थी, उसके बाद से तनाव बढ़ा। आरजेडी और बीजेपी के जो समर्थक हैं वो आमने सामने आ गए, काफ़ी देर तक झड़प होती रही, पथराव भी हुआ। पुलिस ने मामले को शांत कराया, ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन आज सुबह इसी भिखारी ठाकुर चौक के पास एक बार फिर आरजेडी और बीजेपी के समर्थकों के बीच यहाँ पर बहस हुई। यहाँ पर एक चाय की दुकान है और इसी जगह जब दोनों पार्टियों के समर्थक जुटे तो उसके बाद बहस होने लगी। और फिर बाद में यहाँ पर नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि गोली चलने लगी। और इस गोलीबारी में 3 लोगों को गोली लगी है जो आरजेडी के समर्थक बताए जाते हैं। और ठीक इसी जगह पर यहाँ देखिए जो बाइक आपको टूटी हुई नज़र आ रही है, और इसी जगह पर गोली चली। एक की मौत हो चुकी है, 2 लोग घायल हैं और बेहतर इलाज के लिए उनमें से एक को पटना रेफ़र किया गया है। यहाँ अभी भी जो खून के निशान हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद से यहाँ पर चूँकि काफ़ी तनाव बढ़ गया तो काफ़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। जो मृतक युवक है उसके शव को लेकर यहाँ आरजेडी के समर्थक सड़क जाम करना चाह रहे थे। इसको लेकर पुलिस के साथ काफ़ी धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने समझा बुझाकर किसी तरह से शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। लेकिन उसके बाद से यहाँ पर तनाव बना हुआ है। आप देखिए इस चौराहा जो है भिखारी ठाकुर चौराहा, यहाँ पर हर जगह पुलिसकर्मी की तैनाती कर दी गई है। और इसी रास्ते में थोड़ी ही दूरी पर बूथ है जहाँ पर कल रोहिणी आचार्य जब पहुंची थी तो बीजेपी और आरजेडी के समर्थक आमने सामने आ गए थे। रोहिणी का कहना था कि उन्हें शिकायत मिली है कि यहाँ पर बोगस वोटिंग हो रही है, लेकिन जो बीजेपी के समर्थक थे वो ये कह रहे थे कि बिल्कुल झूठी बात है, रोहिणी यहाँ पर आकर मतदान को प्रभावित करना चाह रही हैं। और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच यहाँ पर काफ़ी देर तक हंगामा हुआ था। लेकिन आज सुबह फिर एक बार विवाद बढ़ा। इस तरफ के हिस्से से बीजेपी के समर्थक और इस रास्ते से आरजेडी के समर्थक यहाँ पर पहुँचे और ठीक इसी जगह पर बहस होने लगी। एक चाय की यहाँ पर दुकान है और बताया जा रहा है कि बात धीरे धीरे बढ़ती गई और उसके बाद गोली तक चल गई। और जब गोलीबारी हुई तो उसमें एक की मौत हो चुकी है और 2 लोग जो हैं घायल हैं। फिलहाल प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट को बंद करने का फैसला लिया है और हर जगह नज़र रखी जा रही है। अब एक सवाल जो बोल्ड अक्षरों में आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कि वोटिंग तो कल हुई, बवाल तो कल होना चाहिए था, लेकिन सारा फसाद आज क्यों हो गया? आज क्यों हिंसा हुई? आज क्यों फायरिंग हुई? रोहिणी आचार्य से इस फायरिंग का क्या कनेक्शन है? इस घटना की पूरी टाइमलाइन आपको समझाती हूँ। काफी हद तक तो नीतीश चंद्रा ने आपको बता दी। आप ये समझ जाएंगे कि हिंसा के पीछे आखिर स्टोरी क्या है। दरअसल रोहिणी आचार्य जो सारण से आरजेडी की उम्मीदवार हैं, वो कल एक पोलिंग बूथ पर अपने समर्थकों के साथ पहुंची थी। ये पोलिंग बूथ भिखारी चौक पर जहां फायरिंग की वारदात हुई है वहां से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर है। यहां पर रोहिणी आचार्य और बीजेपी समर्थकों के बीच में तीखी बहस हो गई। बीजेपी समर्थक उनसे बूथ से बाहर जाने की मांग कर रहे थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उनके सामने ये नारे भी लगाए जा रहे थे। रोहिणी आचार्य पर आरोप यह है कि वो बूथ पर बीजेपी समर्थकों को धमका रही थी। आप सुनिए जरा उस वक्त वहां पर क्या घट रहा था, फिर आगे की कहानी बताती हूँ। आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा। आप जाइए, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आपको बूथ छपवाने के लिए आई हैं। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। बूथ नहीं छपाएगा। बूथ नहीं छपाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बूथ नहीं छपाएगा। आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं। जल्दी भाग, जल्दी भाग। अच्छे खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। जो वीडियो आपने देखा वो बीजेपी के कार्यकर्ता है जो रूट कर रहे थे और वहां रोहिणी आचार्य खड़ी हुई थी। जब वोटिंग के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक रोहिणी आचार्य से कह रहे थे कि आप यहां पर बूथ छपवाने के लिए आई हैं, बूथ नहीं छपाएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि यहाँ पर आप बूथ कैप्चर करने के लिए आई हैं, हम आपको बूथ कैप्चर नहीं करने देंगे, यानी कि यहाँ पर मनमानी नहीं चलेगी। और इस पर रोहिणी आचार्य भी कुछ कहती हुई दिखाई दे रही है, वो हाथों से कुछ इशारा भी कर रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जो हिंसा हुई है वो इसी घटना का एक्सटेंडेड फॉर्म है। घटना के बाद सारण में तनाव है। 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, साथ ही अलग अलग इलाकों में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हमारे साथ हैं छपरा के एसपी। सर, क्या घटना हुई, क्या पता चला, शुरुआत कैसे हो गई? कल मामला शांत हो गया था। जी, कल एक घटना हुई थी यहाँ पर बूथ के पास, जहाँ पे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में पहले कहासुनी हुई, नारेबाजी हुई और थोड़ा पथराव भी हुआ। उसके बाद पुलिस टीम ने पहुँच के डिस्पर्स कराया गया। यहाँ पे हमारी प्रेजेंस भी रही रात को। मामला शांत हो गया था। आज सुबह कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पे गोलीबारी की गई, जिसमें 3 व्यक्ति घायल हुए, 1 की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद से यहाँ स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण थी। पुलिस के द्वारा लगातार कैंप किया जा रहा है। बात ना बढ़े इसके लिए 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कराने का आदेश भी दिया गया है। कुछ ही देर में बंद भी हो जाएगा। पुलिस यहाँ कैंप कर रही है और लगातार फ्लैग मार्च भी कर रही है। आज भी क्या दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे? आज शुरुआत कैसे हुई? गोली चलने की नौबत कैसे आ गई? जी, उसी की प्रतिक्रिया है मोस्ट प्रोबेबली, जो कल जो घटना हुई उसी की प्रतिक्रिया में ये हुआ था। और जो हमें अभी तक एविडेंस मिले हैं, शायद ये प्लान्ड एक्टिविटी रही होगी। जी, इसमें जो अभी तक सामने आई है सूचना कि किसने घटना कारित करी है, उसमें से 2 व्यक्तियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और कुछ गोली भी मिली है। जहां घटना हुई है ठीक उसके सामने एक सीसीटीवी दिखाई दे रहा है, क्या उससे कुछ आप लोगों को तस्वीरें मिली? जी, नेसेसरी एविडेंस जो है हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल क्या पोस्टमार्टम हो चुका है? पोस्टमार्टम हो चुका है। अब जो डेड बॉडी है उसको डिस्पोज किया जाएगा। कल वाली घटना में जांच में आप लोगों ने क्या पाया? कल क्या हुआ था? क्या कोई बोगस वोटिंग हो रहा था जैसी बातें आई थी शुरू में? तो कल वाली घटना कैसे हुई? जी, कल कई बूथों पे दोनों साइड से एक दूसरे पे बोगस वोटिंग का आरोप लगा रही थी। हर मामले में हमारी टीम ने, रशिंग पार्टीज जो थी हमारी मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर ने जाके जांच करी और कहीं भी इस प्रकार की जो घटना अगर कोई प्रयास भी कर रहा था तो उसको करने नहीं दिया गया। इसके संबंध में हमने 2 जगह पे डिटेन भी किए थे लोगों को। तो कहीं भी बोगस वोटिंग हुई नहीं, लेकिन ये एलिगेशन करके एक दूसरे पे ये तनाव व्याप्त हुआ है। ये जो झगड़ा है ये तय माना जाए कि बीजेपी और आरजेडी 2 दल के समर्थकों के बीच का है? कल जो हुई थी घटना वही है। अभी जो सुबह घटना हुई है इसके बारे में अभी भी हम जांच कर रहे हैं। तो छपरा के एसपी बता रहे हैं कि किस तरह से ये घटना हुई और फिलहाल जो 2 लोग हैं उनको अरेस्ट किया गया है और पूरी एहतियात बरती जा रही है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, छपरा। सारण में फायरिंग का आरोप बीजेपी समर्थकों पर लग रहा है। इस मामले में बीजेपी के 2 स्थानीय नेता गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं और जिन लोगों को गोली लगी है वो आरजेडी के समर्थक बताए जा रहे हैं। और इसलिए रोहिणी आचार्य आज पटना के पीएमसीएच अस्पताल पहुंची, घायल कार्यकर्ता का इलाज के बारे में जाना, हालचाल जाना। जब रोहिणी आचार्य कल की घटना के बारे में उनसे पूछा गया तो उनका जवाब था कि वो कैंडिडेट है और इसलिए हर बूथ पर जाने का उनका अधिकार है। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है हर एक बूथ पे। आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए? तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी कोई बेटी को भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए। रोहिणी आचार्य खासी नाराज और गुस्से में दिखाई दे रही हैं। सारण में पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस उन वायरल वीडियोस की भी जांच कर रही है जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है। जिस जगह पर फायरिंग की वारदात हुई है वहां पर एक सीसीटीवी भी लगा हुआ है। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के सहारे ही अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। छपरा में भिखारी ठाकुर चौक के पास ठीक इसी जगह पर घटना हुई जहां पर ये बाइक टूटी हुई नजर आपको आ रही है और आप देखिए कि किस तरह से बाइक के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। काफ़ी हिस्से इसके टूट गए हैं और इसके अंदर जो ईंटें नज़र आ रही हैं इससे ऐसा लगता है कि पथराव भी यहाँ पर हुआ है।
इस तरफ भी आप देखिए बाइक का हिस्सा टूटा हुआ, और ठीक इसी जगह पर गोली चलने की घटना हुई। यहाँ पर जो मृतक है उसके ब्लड का निशान भी नज़र आ रहा है, जो लोग घायल हुए। और ठीक सामने यहाँ एक घर है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, यानी इस सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई होगी। चूँकि बिल्कुल ठीक सामने ये कैमरा लगा हुआ है, तो ऐसे में अब पुलिस इस सीसीटीवी को ज़रूर देखना चाहेगी और उसके बाद कई चीज़ों की जानकारी पुलिस को मिल सकती है कि आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ। चूँकि कोई प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर मौजूद नहीं है, हर तरफ सिर्फ पुलिस के लोग हैं। उस समय ठीक क्या हुआ, आखिर गोली चलने की नौबत कैसे आ गई, जो कुछ जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार चूँकि बूथ यहाँ से बगल में है जहाँ कल रोहिणी आचार्य के साथ घटना हुई थी, जब वो पहुँची तो उसके बाद दोनों दल के जो समर्थक हैं वो आमने सामने आ गए थे। तो उसको लेकर आज सुबह फिर इसी जगह पर बहस हो रही थी, और चूँकि जो मतदान केंद्र है यहाँ से बहुत नज़दीक है, बहुत ही करीब है, तो ठीक इसी जगह पर कल की घटना को लेकर फिर बहस होने लगी और फिर उसके बाद गोली भी चलने लगी। और इस तरह से ये घटना फिर आगे बढ़ती गई और प्रशासन ने ये तय किया कि कल के जो वीडियो वायरल हो रहे थे, कल के जो तस्वीरें जिसमें दिखाई दे रहा है कि रोहिणी यहाँ पर बूथ के सामने खड़ी हैं और बीजेपी और आरजेडी के समर्थक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, नारेबाजी चल रही है, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, अब की बार 400 पार के नारे बीजेपी के कार्यकर्ता लगा रहे थे। तो तमाम वो तस्वीरें अब धीरे धीरे वायरल हो रही थी और इस बात की चिंता थी, इस बात की आशंका थी कि कहीं ना कहीं छपरा में इसका असर हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है, और वैसा ही हुआ। आज सुबह एक बार फिर बीजेपी और आरजेडी के जो समर्थक हैं वो आमने सामने आ गए और गोलीबारी की घटना हो गई। हालांकि छपरा में काफ़ी पहले भी जब लालू यादव और राजीव प्रताप रूढ़ी आमने सामने चुनाव लड़ा करते थे, उस समय भी हिंसा यहाँ होती रही है। और छपरा का जो एक राजनीतिक इतिहास है उसमें हिंसा की घटनाओं को लेकर हमेशा यहाँ पर चर्चाएं होती रही हैं। एक बार जब लालू रूढ़ी आमने सामने थे तो मतदान रद्द भी कर दिया गया था। तो छपरा में इस बात की आशंका और यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, जो राजनीतिक हालात हैं, उसमें इस बात की आशंका है। और कल जब ये घटना हो गई उसके बाद शायद आवश्यकता इस बात की थी कि और भी सतर्कता बरती जाए, लेकिन आज सुबह जिस तरह से ये घटना शुरू हुई उसके बाद मामला बढ़ता चला गया। फिलहाल यहाँ पर चूँकि चुनाव संपन्न हो चुका है इसलिए पुलिस की राहत की बात है। तमाम जो पुलिस के डिप्लॉयमेंट था उसको यहाँ पर अभी तैनात कर दिया गया है, आसपास के थानों की पुलिस को भी बुला लिया गया है और पूरी नज़र रखी जा रही है। सारण में लड़ाई बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बीच है और दोनों अपने अपने वोट बैंक के लिए जाने भी जाते हैं। बीजेपी का अपना वोट बैंक है, रूढ़ी का अपनी एक पॉपुलैरिटी है और लालू यादव की अपनी एक पॉपुलैरिटी है। अगर सारण के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 25% यादव वोटर्स हैं, 23% राजपूत हैं, 20% वैश्य वोटर्स हैं, जबकि 13% मुसलमान वोटर्स और 12% दलित वोटर्स की आबादी है। आरजेडी की रोहिणी आचार्य मैदान में है, यानी कि मुस्लिम यादव वोटर्स आरजेडी के कोटे के, तो वहीं राजीव प्रताप रूढ़ी को राजपूत और वैश्य वोटर्स का समर्थन हासिल है। कहा यह जाता है कि इसलिए यहाँ पर राजपूत और यादवों के बीच वर्चस्व की जंग भी चलती है। छपरा में कल रोहिणी आचार्य एक मतदान केंद्र पर गईं, वहां पर बीजेपी और आरजेडी के समर्थक पहुंच गए। रोहिणी का आरोप यह था कि यहां पर गलत तरीके से वोटिंग हो रही है, लेकिन बीजेपी के समर्थकों ने कहा कि यह बिल्कुल झूठा आरोप है, रोहिणी मतदान को प्रभावित करना चाहती हैं। दोनों के समर्थकों के बीच झड़प होने लगी, पथराव हुआ, पुलिस पहुंची, मामला शांत हो गया, लेकिन तनाव बना रहा। और आज सुबह उसी तनाव ने और आगे बात बढ़ा दी और छपरा के भिखारी ठाकुर चौक पर, जहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ठीक इसी जगह पर जब आरजेडी और बीजेपी के समर्थक एक बार फिर पहुंचे तो उसके बाद एक बार फिर यहां पर झड़प होने लगी और बात इतनी बढ़ी कि उसके बाद गोली भी चल गई। यहाँ पर आप देखिए काफी संख्या में पुलिसकर्मियों की अब तैनाती कर दी गई है। लालू यादव जब यहाँ चुनाव मैदान में हुआ करते थे, राजीव प्रताप रूढ़ी से उनका मुकाबला होता था, तो उस दौरान भी यहाँ पर एक बार काफी हिंसा हुई थी, मतदान रद्द करने की नौबत आई थी, मतदान रद्द हुआ था। और एक बार फिर लंबे समय के बाद यहाँ की तस्वीरें ऐसी देखने को मिली है जिसमें हिंसा हुई है और उसका नतीजा ये कि वोटिंग के ठीक एक दिन के बाद छपरा में काफी तनाव हो गया है। छपरा का जो एक राजनीतिक समीकरण है, जो एक जातिगत समीकरण है,
वो भी कुछ इस तरह का है जहां दो जातियों के बीच यहाँ पर एक तरह की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही है। यहाँ पर यादव वोट करीब 25% हैं और 23% जो हैं वो राजपूत वोट हैं। तो इन दोनों के बीच यहाँ पर मोटे तौर पर मुकाबला माना जाता रहा है और यहाँ पर डिलिमिटेशन के बाद जो है, जो जातिगत समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है, उसमें भी बदलाव हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर इन दो जातियों के बीच का जो मुकाबला है वो यहाँ पर हमेशा तनाव लाता रहा है। तो ये जो भिखारी ठाकुर चौक है, इसी चौक के ठीक बगल से एक सड़क जाती है। इसी रास्ते में जो मृतक हैं उनके परिवार वालों का घर है। मोटे तौर पर इस सड़क में जो आरजेडी के समर्थक ज़्यादा संख्या में हैं, यादव जातियों की इधर अच्छी खासी संख्या है, तो इसी रास्ते में उनका घर है। और अभी थोड़ी देर पहले पोस्टमार्टम के बाद जो शव है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और पुलिस ये चाह रही है कि सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए और उसके बाद फिर जो जांच की प्रक्रिया है वो आगे पूरी की जाए। एसपी का कहना है कि चूंकि जो कल तस्वीरें थी और फिर आज जो घटना हुई, इनकी तस्वीरें चूंकि वायरल होंगी तो जाहिर है स्थिति और बिगड़ेगी और ऐसी हालत में 2 दिनों तक इंटरनेट को शहर में बंद करने का फैसला लिया गया है। और फिलहाल अभी कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से हालात आगे बिगड़े नहीं और इसलिए चप्पे चप्पे पर यहाँ पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। जिले के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो खुद मौके पर कैंप कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए लगातार निर्देश भी दिए जा रहे हैं। सारे लोग इसी चौक पर रहेंगे, तो निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि सारे लोग इसी चौक पे बने रहेंगे, यहीं पर कैंप करना है फर्दर ऑर्डर्स तक। तो पुलिसकर्मियों को हिदायत निर्देश कि यहीं पर बने रहना है। लंबे समय के बाद इस तरह की तस्वीर यहाँ देखने को मिली है। बिहार में चुनाव में हिंसा पिछले कई चुनावों से नहीं हो रही थी और एक अच्छी तस्वीर बिहार से पेश होती थी। हालांकि छपरा में इस तरह का तनाव पहले होता रहा है। जब लालू प्रसाद यादव और राजीव प्रताप रूढ़ी आमने सामने हुआ करते थे तो छपरा में इस तरह की हिंसा, छिटपुट घटनाएं होती थी और एक बार मतदान को रद्द भी किया गया था। तो छपरा को लेकर आशंकाएं जरूर थी, लेकिन मोटे तौर पर बिहार में शांतिपूर्वक मतदान देखने को मिला है। और बिहार की जो पहचान एक पहले थी, एक समय वो भी था बिहार का जब यहाँ बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी और जिस तरह से हिंसा होती थी, कई लोगों की मौतें होती थी, लेकिन ये सारी बातें काफ़ी पुरानी पड़ गई थी। और बिहार को लेकर जो एक छवि बन गई थी चुनाव में हिंसा की, उससे बिहार बाहर निकल चुका था। लेकिन एक बार फिर इस तरह की जो घटना हुई है, एक लंबे समय के बाद हुई है, इसलिए सबसे बड़ी चुनौती पुलिस की और प्रशासन की यही है कि इस पूरी घटना से सख्ती से निपटा जाए। आगे अभी चूँकि 2 चरणों का चुनाव बचा हुआ है और ऐसे में आज की इस घटना को लेकर कहीं कोई इसकी प्रतिक्रिया ना हो, चूँकि मोटे तौर पर इस घटना में जो 2 जातियाँ जो आमने सामने नज़र आ रही हैं, 2 दल के समर्थक हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि मोटे तौर पर जो जातीय समीकरण है उसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी 2 प्रमुख जातियों के बीच है, राजपूत और यादव के बीच में। और ये जो कल जो झगड़े की शुरुआत हुई है, अब मोटे तौर पर ये जो दल का झगड़ा है वो जातियों के झगड़े में न तब्दील हो जाए, अब इसको ध्यान रखना एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल जो प्रभावित लोग हैं वो आरजेडी के हैं, जिनकी मौत हुई है वो आरजेडी के समर्थक हैं। और देखना ये है कि अब लालू यादव और उनकी पार्टी इस घटना को लेकर आगे क्या रणनीति बनाती है। चूँकि देखिए अभी सामने चुनाव कई चरणों का बचा हुआ है और चुनाव में इन बातों की काफ़ी अहमियत होती है कि जातीय समीकरण प्रभावित ना हो, कहीं दूसरी सीटों पर उसका असर ना पड़ जाए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जाहिर है अभी जो राजनीतिक दल है वो अपनी रणनीति बनाएंगे। और फिलहाल अभी स्थिति जो है यहाँ पर संभाल ली गई है, स्थिति यहाँ पर बेहतर है चूँकि काफ़ी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। सारण सीट पर कल वोटिंग हुई। यहां पर पिछले साल के मुकाबले करीब 2% वोट कम पड़े। अगर सारण के वोटिंग ट्रेंड की बात करें तो साल 2014 में 56.10% वोटिंग हुई। 19 में वोटिंग परसेंटेज बढ़कर 56.60% हो गया। पिछले दोनों बार चुनाव में बीजेपी की जीत हुई, लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज घटा है, करीब 2% की कमी आई है। देखना यह होगा कि वोट कम होने से फायदा किसे मिलेगा या नुकसान किसका होगा। आज की घटना पर तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी में हार की बौखलाहट दिखाई दे रही है। 2 लोगों की गोली मार के हत्या की गई है। ये चुनाव के बाद की ये घटना है और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई है
प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 2 व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया गया है, 2 और जो फरार व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है आज शाम तक, जैसा हमको बोला गया कि गिरफ्तार करेगी, और हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही साथ चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हार की बौखलाहट में कुछ लोग हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, लेकिन प्रशासन पे भरोसा है कि जल्दी ही जो है अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। 3 लोगों को गोली लगी है, एक ऑन स्पॉट डेथ की, एक सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है और एक को कमर के आसपास गोली जो है वो लगी है। तो ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। हालांकि बीजेपी साफ हो रही है, क्योंकि ना एक एजेंडे पे उन्होंने कोई वादा जो है पूरा नहीं किया, इसलिए जनता कर रही इंसाफ, बीजेपी हो रही साफ। सारण का वोटिंग ट्रेंड बता रहा है कि पिछले साल के मुकाबले कम मतदान हुआ, तो वहीं यहां का जातीय समीकरण क्या कहता है वो भी जरा आप देख लें। सारण में जाति बड़ा फैक्टर है। केवल सारण की बात क्यों करें, पूरे बिहार में जाति बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन सारण में 25% यादव वोटर है, 13% मुसलमान है। अगर इन दोनों को आप जोड़ दें तो आरजेडी का 38% वोट तो वैसे ही फिक्स हो जाता है। बीजेपी का फॉर्मूला यह है कि 23% राजपूत और 20% वैश्य को अगर जोड़ दें तो 43% ये अपने पास जोड़ दें। एफपी में 12% दलित वोट बड़ी निर्णायक भूमिका में रहता है। दलित जिधर वोट करता है उसकी जीत तय हो जाती है। बीजेपी दलित वोटों पर अपना दावा ठोक रही है। बीजेपी कह रही है कि आरजेडी हार रही है, इसलिए हिंसा का आरोप बीजेपी पर लगा रही है। राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष में बैठी हुई सारी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी तो संतों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, मगर कौन अपने शासनकाल में किस तरह से जुल्म ढाया है वो लोग, जनता जानती है। कौन पार्टी गुंडा है, कौन पार्टी सीधा है, सब जानती है। वो हार गई, हार के बौखलाहट में ये बोल रही है। बिहार की सारण की तस्वीर आपने देख ली, पॉलिटिकल रिएक्शंस आपने देख लिए। पोलिंग के दौरान बवाल के बाद आज एक शख्स की फायरिंग में मौत भी आपने देख ली। लेकिन बात अब उत्तर प्रदेश की होगी, जहां अखिलेश यादव की रैली में फिर से जबरदस्त बवाल हुआ और हंगामा देखने को मिला। दरअसल अखिलेश यादव आज प्रचार के लिए आजमगढ़ पहुंचे थे और खुद मंच पर वो मौजूद थे, लेकिन अखिलेश यादव की मौजूदगी में ही समाजवादी पार्टी के समर्थक उग्र हो गए। कार्यकर्ता मंच की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे जो रैली थी वो उपद्रव में तब्दील होने लगी। पुलिस के लोगों से मेरी निवेदन है, जनता यहाँ हमारे दिल से टुकड़ा है। आप जरा तस्वीरों को देखिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुर्सी तोड़ दी, पत्थरबाजी करने लगे। देखते ही देखते यहां पर भगदड़ मचने लगी। मंच से कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई दफा की गई, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ और हालात बिगड़ते देख पुलिस तुरंत एक्शन में आई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज तक करनी पड़ी। जबरदस्त अफरा-तफरी देखने को मिली। उग्र भीड़ ने पंडाल तक गिरा दिया, लाउड स्पीकर गिरा दिया और ये सब कुछ अखिलेश यादव की आंखों के सामने होता रहा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब समाजवादी पार्टी की रैली में इस तरीके का हंगामा देखने को मिला हो। इससे पहले याद कीजिए प्रयागराज में, जहां फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ज्वाइंट रैली को लेकर जमकर हंगामा और बवाल हुआ। फूलपुर में भीड़ बैरिकेडिंग को तोड़कर मंच की तरफ बढ़ने लगी। अराजकता फैलते हुए राहुल और अखिलेश ने देखा तो रैली को बिना संबोधित किए ही वहां से निकल गए। और ऐसा ही आज आजमगढ़ में देखने को मिला, जहां अखिलेश यादव की रैली में हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस को समाजवादी पार्टी के समर्थकों को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। ये तो बात हुई हंगामे की, लेकिन अब बात अगली सरकार को लेकर चल रहे हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने दावों की करेंगे। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे,
या इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये 4 जून को साफ होगा। केवल 13 दिन का सस्पेंस बाकी है। अब केवल 2 राउंड की वोटिंग होनी बाकी है। अभी से बीजेपी से लेकर इंडिया अलायंस के सभी बड़े नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी सरकार बनवा रहे हैं। आखिर इन दावों का आधार क्या है, ये आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि कैसे सभी ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। सबसे पहले इंडिया अलायंस के नेता प्रचार में भले ही सुस्त रहे हों, लेकिन सरकार बनाने के दावों में बहुत आगे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोज रोज एक नया आंकड़ा जारी कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले तक दावा कर रहे थे कि बीजेपी 220 तक सिमट जाएगी। अब आज वो सामने आए। उन्होंने कहा इंडिया अलायंस को 300 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही है। अखिलेश यादव तो बीजेपी को 140 सीट भी देने के लिए तैयार नहीं है और उत्तर प्रदेश में तो कह रहे हैं कि 79 इंडिया अलायंस जीत ले जाएगा। ममता बनर्जी का अपना दावा है। ममता बनर्जी के मुताबिक बीजेपी 200 सीट के आसपास सिमट कर रह जाएगी। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पूरे देश में विपक्ष के पक्ष में अंडर करंट है। विपक्ष को तगड़ा जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी ने कहा कि 5वें चरण के बाद विपक्ष परास्त हो चुका है। जो अमित शाह ने एनडीए के खाते में अब तक आई हुई सीटों का नया दावा ठोक दिया है। 5वें राउंड के बाद अमित शाह ने एनडीए की सीटों का नया आंकड़ा दिया। अमित शाह ने कहा कि अभी तक की वोटिंग में एनडीए को बहुमत मिल चुका है। एनडीए का आंकड़ा 310 क्रॉस कर चुका है। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया। उसके बाद पूरी बीजेपी इस नारे को हकीकत में बदलने में जुट गई। अमित शाह ने हर चरण के बाद एनडीए को मिल रही सीटों को लेकर दावे किए। तीसरे राउंड के बाद अमित शाह ने कहा कि एनडीए को अब तक 283 में से 190 सीटें मिल चुकी है। चौथे राउंड के बाद शाह ने बहुमत का आंकड़ा पार होने का दावा भी कर दिया। फिर 5वें राउंड के बाद अमित शाह ने कहा कि एनडीए 400 के करीब पहुंच रहा है और अब तक उन्हें 310 सीटें मिल चुकी है। आप याद रखिएगा, जब ये 310 सीटें वो कहते हैं तो वो बीजेपी की सीटें गिनाते हैं। 310 सीटें बीजेपी को आ चुकी है अब तक के 5 चरण के मतदान में। पीएम मोदी ने सीटों को लेकर कोई दावा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि 4 जून को जनता ऐसा फैसला सुनाने जा रही है कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था। इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ और अब कल जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी।